वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन ह्यूमन रिसेप्टर फॉर ओपोइड आर प्रेजेंट इन। ह्यूमन बीइंग में ओपोइड का रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? पहला ऑप्शन है, जैसे कि ड्रग जो होते हैं उनका एक पर्टिकुलर रिसेप्टर होता है, जैसे ओपोइड हो गया, कैनाबिनॉइड हो गया और कोका एल्कलॉइड हो गया। इन सब का अपना एक पर्टिकुलर रिसेप्टर होता है और ये जैसे ही बॉडी में इंटर करते तो अपने एक पर्टिकुलर रिसेप्टर से जाके बाइंड कर लेते। तो हमें ये बताना है कि ओपोइड का रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होता है। पहला ऑप्शन है, क्या हमारे सीएनएस में प्रेजेंट होता है, मीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है, या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है, या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है, या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन दोनों में ही प्रेजेंट होता है। ओपोइड का रिसेप्टर हमारे सीएनएस में प्रेजेंट होता है और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जैसे ही ओपोइड बॉडी में इंटर करता है तो हमारे सीएनएस से और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट दोनों के रिसेप्टर से ये जाके बाइंड करता है। तो इसका रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है? सीएनएस एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। सो द करेक्ट आंसर इज डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सब्सटेंस given to cancer patient in order to activate their immune system and destroy the tumor is। ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो कि कैंसर के पेशेंट को दिया जाता है एक्टिवेट करने के लिए? किसको एक्टिवेट करने के लिए? इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए, ताकि वो ट्यूमर सेल को क्या करे? डिस्ट्रॉय करते। मींस हमें उस सब्सटेंस का नाम बताना है जो ट्यूमर सेल को डिस्ट्रॉय करता है, जिसको दिया जाता है बॉडी में ताकि हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो। और वो हमारा इम्यून सिस्टम जब एक्टिवेट होगा तो वो क्या करेगा? उसको एक्टिवेट करेगा, मीन जो हमने सब्सटेंस दिए हैं उसको एक्टिवेट करेगा और इससे क्या होगा? ट्यूमर की सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन है, क्या हिस्टामाइन का यूज किया जाता है, या फिर इंटरल्यूकिन का यूज किया जाता है, या फिर अल्फा इंटरफेरॉन का यूज किया जाता है, या फिर मॉर्फिन का यूज किया जाता है। अल्फा इंटरफेरॉन, बुक में दो जगह पे इंटरफेरॉन की बात की गई, बट यहाँ पे अल्फा इंटरफेरॉन, एक इंटरफेरॉन होता है। इंटरफेरॉन क्या करता है? वायरल इन्फेक्शन सेल्स, मींस ऐसी सेल्स जिसपे वायरस आके अटैक करते हैं उनसे प्रिवेंट करता है इंटरफेरॉन। और अल्फा इंटरफेरॉन जो होता है इसका यूज किया जाता है, ये एक प्रकार का बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है कैंसर का, जिसका यूज किया जाता है टू डिस्ट्रॉय द ट्यूमर सेल। तो यहाँ पे ट्यूमर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए और इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए कौन सा सब्सटेंस का यूज किया जाता है? दैट इज अल्फा इंटरफेरॉन। सो द करेक्ट आंसर इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following approaches are used for the treatment of cancer। इन चार में से ऐसे कौन कौन से ट्रीटमेंट है जिसका यूज किया जाता है टू ट्रीट द कैंसर? फर्स्ट ऑप्शन इज, क्या इम्यून थेरेपी का यूज किया जाता है? इम्यून थेरेपी का भी यूज किया जाता है इसमें, मतलब अलग अलग केमिकल का यूज किया जाता है और डिस्ट्रॉय करने के लिए ट्यूमर सेल को, और इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट किया जाता है ताकि ट्यूमर की सेल डिस्ट्रॉय हो सके। और सर्जरी का भी यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। रेडियोथेरेपी का भी यूज किया जाता है और इसके साथ साथ कीमोथेरेपी का भी यूज किया जाता है। मींस इम्यूनोथेरेपी, सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी, इन सारी टेक्निक का यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। सो द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ केमिकल कार्सिनोजेन प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। केमिकल कार्सिनोजेन किसमें प्रेजेंट होता है? टोबैको के स्मोक में प्रेजेंट होता है। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? पहला ऑप्शन है, क्या ये स्किन कैंसर कॉज करता है, या फिर पैंक्रियाटिक कैंसर कॉज करता है, या फिर स्टमक कैंसर कॉज करता है, या फिर ये लंग कैंसर कॉज करता है। कार्सिनोजेन जो प्रेजेंट होता है टोबैको के स्मोक में, ये कौन सा कैंसर कॉज करता है? दैट इज लंग कैंसर। टोबैको को जो भी पर्सन टोबैको का यूज करते हैं उसमें कार्सिनोजेन प्रेजेंट होता है, कार्सिनोजेन केमिकल प्रेजेंट होता है, और ये जब हमारी बॉडी में इंटर करता है तो किस टाइप के कैंसर कॉज करता है? दैट इज लंग कैंसर। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम ल्यूकेमिया इज। किसी भी पर्सन को ल्यूकेमिया डिजीज हुआ है उसमें क्या होता है? पहला ऑप्शन है, ट्यूमर इन एडिपोज टिश्यू। क्या एडिपोज टिश्यू में ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है, या फिर जो है हमारी बॉडी के अंदर प्लाज्मिड क्या होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, प्लाज्मा की सेल्स जो होती हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं, या फिर जो है
मेलेनोसाइट जो है इसके नंबर्स इंक्रीज हो जाते हैं, या फिर WBC इंक्रीज हो जाता है। ल्यूकेमिया में क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल के नंबर्स क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, जिसे हम कॉमनली ब्लड कैंसर भी बोल सकते हैं। तो ब्लड कैंसर मीन्स ल्यूकेमिया में क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल के नंबर्स इंक्रीज हो जाते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following day is celebrated as World AIDS Day? इन चार ऑप्शन में कुछ डेज के नाम लिखे गए हैं। हमें ये बताना है कि वर्ल्ड एड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। क्या 31 मार्च को किया जाता है, या फिर 1 मार्च को किया जाता है, या फिर 1 दिसंबर को किया जाता है, या फिर 31 दिसंबर को किया जाता है। वर्ल्ड एड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज 1 दिसंबर। सो द करेक्ट आंसर इज C. Next question is which of these gland is large at the time of birth? इन चार में से ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो बर्थ के समय उसकी साइज कैसी होती है, लार्ज होती है, बट जैसे जैसे पर्सन एडल्ट होते जाता है उसकी साइज क्या होती है, धीरे 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 स्मॉल साइज की हो जाती है। तो पहला ऑप्शन दिया थायराइड, दूसरा ऑप्शन दिया एडिनल, तीसरा ऑप्शन है थाइमस, और चौथा है स्प्लीन। थाइमस की साइज बर्थ के समय लार्ज होती है, और जैसे जैसे पर्सन की एज होती जाती है उसकी साइज क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है, और जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम भी डिक्रीज हो जाता है उसके। क्यों? क्योंकि जो थाइमस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर द पर्पस ऑफ टू इंक्रीज द इम्यून सिस्टम। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे पूछा गया कौन सी ग्लैंड की साइज बर्थ के समय लार्ज होती है और एडल्ट में उसकी साइज धीरे धीरे स्मॉल हो जाती है, दैट इज थाइमस। सो द करेक्ट आंसर इज सी। The next question is which of the following cell actively participate during allergy? इन चार में से ऐसी कौन सी सेल है जो कि एलर्जी में पार्टिसिपेशन करती है। पहला ऑप्शन है बी लिम्फोसाइट, दूसरा ऑप्शन है लीवर सेल, तीसरा है मास्ट सेल, और चौथा है रेड ब्लड सेल। मास्ट सेल किसके रिस्पॉन्सिबल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस कंडीशन में, ड्यूरिंग एलर्जी। एलर्जी के कंडीशन में हमारी कौन सी सेल एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं, दैट इज मास्ट सेल। सो द करेक्ट आंसर इज सी। पहला क्वेश्चन है एड्स इज कॉज्ड बाय HIV। एड्स किससे होता है, HIV वायरस से होता है। Among the following which one is not a mode of transmission of HIV? इन चार में से ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसमें एड्स का ट्रांसमिशन नहीं होता है, मीन्स किसकी हेल्प से जो है एड्स ट्रांसफर नहीं होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। पहला ऑप्शन दिया है ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड। अगर किसी भी पर्सन को एड्स हुआ है, अगर उसको उसका ब्लड किसी नॉर्मल पर्सन को जो है ट्रांसफर कराया जा रहा है तो ये डिजीज तुरंत ट्रांसफर होगी। तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। हमें कौन सा मोड ऑफ ट्रांसमिशन नहीं है HIV का, हमें वो बताना है, बट पहला वाला है। दूसरा है शेयरिंग द इन्फेक्टेड नीडल्स। अगर किसी भी पर्सन को HIV हुआ है, मीन्स एड्स हुआ है, अगर उसको इंजेक्शन जो हम उसके इंजेक्शन का यूज करें, उसको किसी और हेल्थी पर्सन में अगर वही इंजेक्शन का यूज करेंगे तब भी ये डिजीज क्या होगी, ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। फिर तीसरा दिया गया है शेकिंग हैंड विद इन्फेक्टेड पर्सन। चौथा है सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। जिस भी पर्सन को HIV हुआ है, अगर किसी नॉर्मल पर्सन के कांटेक्ट में वो पर्सन आ रहा है तो उसकी सेक्स की हेल्प से भी HIV डिजीज क्या होती है, ट्रांसफर होती है। तो ये 3 तरीके हैं जिससे HIV जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होता है, बट कभी भी पर्सन के साथ हैंड शेक करने से ये डिजीज ट्रांसफर नहीं होती है। ये नहीं है कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि इस पर्सन को एड्स हुआ है, अगर हम उनके कांटेक्ट में आएंगे, उनसे हैंड शेक करेंगे या और कोई एक्टिविटी करेंगे तो एड्स जो है तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा। एड्स ऐसे नहीं ट्रांसफर होता है जब तक उस पर्सन की बॉडी का कोई भी फ्लूइड मटेरियल हमारी बॉडी में नहीं आएगा, मींस जब तक उस पर्सन की बॉडी का कोई भी लिक्विड सब्सटेंस हमारी बॉडी में उसका ट्रांसमिशन नहीं होगा, तब तक एड्स डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं होती। तो इन 3 तरीकों से एड्स ट्रांसफर होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, बट हैंड को शेक करने से कभी भी किसी भी पर्सन में एड्स डिजीज ट्रांसफर नहीं होती है। सो द करेक्ट आंसर इज सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मैक इज अ ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम। स्मैक क्या है? एक प्रकार का ड्रग होता है, इसको किससे ऑब्टेन किया जाता है? पहला ऑप्शन दिया है लैटिक्स ऑफ पेपमर सोमनीफेरम, दूसरा ऑप्शन दिया है लीव्स ऑफ कैनबिस स्टीवा, तीसरा ऑप्शन दिया फ्लावर ऑफ धतूरा और चौथा है फ्रूट ऑफ एरिथ्रोजाइलम कोका। स्मैक ड्रग को किससे ऑब्टेन किया जाता है? फ्रॉम द लैटिक्स ऑफ द पेपमर सोमनीफेरम। पेपमर सोमनीफेरम के लैटिक्स से हम किसको ऑब्टेन करते हैं? स्मैक ड्रग को ऑब्टेन करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय अ सेल इन अ वायरल इन्फेक्शन दैट कैन प्रोटेक्ट अदर सेल फ्रॉम द फर्दर इन्फेक्शन इज। ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो प्रोड्यूस होता है, मतलब प्रिवेंट करता है, किसको प्रिवेंट करता है? हमारी सेल को प्रिवेंट करता है कि ताकि उस सेल में मल्टीपल वायरस जो है इन्फेक्ट ना कर सके उस सेल को। तो पहला ऑप्शन दिया है, क्या सेरोटोनिन प्रिवेंट करता है, या फिर कोलेस्ट्रॉल प्रिवेंट करता है, या फिर इंटरफेरॉन प्रिवेंट करता है, या फिर हिस्टामाइन प्रिवेंट करता है। इंटरफेरॉन क्या करता है? इंटरफेरॉन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब कोई भी सेल के ऊपर कोई भी वायरस जो है उसको इन्फेक्ट कर देता है, उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, तो उस समय इंटरफेरॉन एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो उस सेल को क्या करता है? उस वायरस से प्रिवेंट करता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज antibodies present in colostrum which protect the newborn from a contained disease is of। मीन्स हमें बस यही बताना है कि कोलेस्ट्रम में कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। कोलेस्ट्रम क्या होता है? आफ्टर पार्चुरेशन होने के कुछ मंथ तक जो मदर मिल्क सिक्रीट करती है वो मिल्क किस कलर का होता है? येलो कलर का मिल्क होता है। कुछ मंथ तक येलो कलर का मिल्क सिक्रीट होता है। क्यों सिक्रीट होता है? क्योंकि उस मिल्क में जो है क्या प्रेजेंट होता है? कोलेस्ट्रम प्रेजेंट होता है। और उस मिल्क में कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है? IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है जो प्रिवेंट करता है बेबी को बहुत सारे डिजीज से और भी बहुत सारे पैथोजन से। वो क्या करता है? बेबी को प्रिवेंट करता है। तो कोलेस्ट्रॉल में कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है? दैट इज IgA। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोबैको कंजप्शन इज known to stimulate secretion of adrenaline and non-adrenaline. The component causing this would be tobacco. जो भी पर्सन टोबैको का यूज करते हैं उनके अंदर जब वो टोबैको मीन्स बॉडी के अंदर इंटर करता है तो ऐसी कौन सी चीज टोबैको में प्रेजेंट होती जो हमारे एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन ग्लैंड को मीन्स उनके हार्मोन्स के सिक्रेशन के लेवल को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट ये सब क्या होते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज प्रेजेंट होती है टोबैको में? पहला ऑप्शन है, क्या उसके अंदर निकोटीन प्रेजेंट होता है, या फिर उसके अंदर टैनिक एसिड प्रेजेंट होता है, या फिर उसके अंदर क्यूरामाइन्स प्रेजेंट होता है, या फिर उसके अंदर कैटेकिन प्रेजेंट होता है। निकोटीन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? निकोटीन प्रेजेंट होता है। निकोटीन प्रेजेंट होता है टोबैको में। क्या प्रेजेंट होता है? निकोटीन। और जैसे ये निकोटीन हमारी बॉडी में इंटर करता है तो सबसे पहले किस पर अटैक करता है? हमारे एड्रेनलिन ग्लैंड पे। और एड्रेनलिन ग्लैंड क्या सिक्रेट मतलब मीन्स हमारा एड्रेनल ग्लैंड जो है जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है उसके ऊपर स्टिमुलेट, उसके फंक्शन को स्टिमुलेट करता है। और एड्रेनल ग्लैंड क्या सिक्रेट करता है? एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रेट करता है। तो इन दोनों के हार्मोन्स के लेवल इंक्रीज कब होते हैं? जब हमारी बॉडी के अंदर निकोटीन का कंपोजिशन ज्यादा हो जाएगा तब। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटीवेनोम अगेंस्ट अ स्नेक पॉइजन कंटेन। जो किसी को भी स्नेक काटता है उसके अगेंस्ट जो है एंटीवेनोम का यूज किया जाता है। तो ऐसी कौन सी चीज पाई जाती है एंटीवेनोम में जो स्नेक पॉइजन से प्रिवेंट करती है? पहला ऑप्शन है, क्या उसके पास एंटीजन प्रेजेंट होता है, या फिर उसके पास एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, या फिर एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, या फिर एंजाइम प्रेजेंट होता है। एंटीवेनोम के पास क्या प्रेजेंट होता है? एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। हम एंटीजन के अगेंस्ट क्या लेते हैं? एंटीबॉडी लेते हैं। तो एंटीजन क्या हुआ? स्नेक पॉइजन हो गया, हम उसके अगेंस्ट क्या लेंगे? एंटीबॉडी लेंगे। जब हमारी बॉडी मतलब अगेंस्ट जो हम एंटीवेनोम का यूज कर रहे हैं उसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा, जब वो एंटीबॉडी उस एंटीजन को क्या करेगा? उसके लेवल को कम करेगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा और हमारी बॉडी को प्रिवेंट करेगा। तो क्या प्रेजेंट होता है एंटीवेनोम में? दैट इज एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिम्फोइड टिश्यू, इन चार में से ऐसा कौन सा है जो लिम्फोइड टिश्यू से नहीं बिलोंग करता है। पहला ऑप्शन है स्प्लीन, स्प्लीन लिम्फोइड टिश्यू होता है, टॉन्सिल भी लिम्फोइड टिश्यू है, थाइमस भी लिम्फोइड टिश्यू है, बट पैंक्रियाज जो है ये लिम्फोइड टिश्यू के अंदर नहीं आता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कम्युनिकेबल, इन चार में से ऐसी कौन सी डिजीज है जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। अब ये कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है? कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब जिसे इन्फेक्शियस डिजीज भी बोल सकते हैं। कम्युनिकेबल नाम से ही पता चल रहा है कि किसी पर्सन के कांटेक्ट में आने से जो डिजीज ट्रांसफर होती है उसे कहते हैं कम्युनिकेबल। अगर घर में एक किसी को कॉमन कोल्ड हुआ है तो वो कॉमन कोल्ड सबको होता है, क्योंकि वो वायरस डिजीज है और कम्युनिकेबल डिजीज है। अगर हम उस पर्सन के कांटेक्ट में आ रहे हैं, अगर नहीं भी आना चाह रहे हैं तो उसका वायरस इधर उधर घूमता रहता है, वो मतलब कॉमन कोल्ड उस पर्सन को, किसी भी पर्सन को हो सकता है। तो ये डिजीज क्या हुई? एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो रही है। अगर उसके हम यूटेंसिल को शेयर करें तब भी ये डिजीज ट्रांसफर होगी। बट कुछ डिजीज ऐसी होती हैं कि जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कभी भी ट्रांसफर नहीं होती हैं। जैसे डिप्थेरिया है, ये ट्रांसफर होता है, फ्लू ये भी ट्रांसफर होता है, मलेरिया भी ट्रांसफर होता है। बट कैंसर एक ऐसी डिजीज है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में अगर हम आ रहे हैं तब भी ये डिजीज कभी भी ट्रांसफर नहीं होगी। तो कैंसर कैसी डिजीज होती है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज which cannot transmitted from one person to another person. So the correct answer is C, that is cancer. तो हमने इस पूरे लेक्चर में नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि हमारा चैप्टर अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाए और इस बार हमारा नीट में सिलेक्शन 100% हो जाए। तो आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।